नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरी का एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हो, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायतें जो कानून में पड़ती हैं वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्या को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफी की रिपोर्ट दर्ज कराने में ही काफी दिक्कतें सामने आती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी ना होना। आज हम बात करेंगे भूमि अधिग्रहण की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भूमि अधिग्रहण संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान हैं। भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में आज हम बात करेंगे और भूमि अधिग्रहण संबंधी अगर कोई भी आपको परेशानी है या फिर आप उसके कानूनी प्रावधान जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसकी कानूनी सहायता के लिए आप हमें डायल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। तो आज लीगल हेल्पलाइन में हम भूमि अधिग्रहण बिल पर, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर चर्चा करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट क्षितिज शारदा जी। क्षितिज शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। मैं सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि लैंड एक्विजिशन लॉ है क्या? देखिए, लैंड एक्विजिशन लॉ 2013 से पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 का। उस एक्ट में बहुत सारी कमियां महसूस करी गई क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जा रहा था जी। जो अब हमारा नया एक्ट आया है 2013 का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज करा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, सोशियो कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जिनका फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जिनकी ज़मीनें एक्वायर करी जा रही हैं। इसलिए जो नया एक्ट आया है वो स्पेसिफिकली लोगों की सोशियो कल्चरल रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र में रखता है और उनकी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए खास प्रोविजंस बनाता है। जी, अब अगर जी करिए आप। ये एक मेजर शिफ्ट है जो हमने देखा है पुराने एक्ट और नए एक्ट के अंदर। लैंड एक्विजिशन लॉ की अगर बात करें तो ये तो आपने बता दिया कि ये है क्या, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि आप देखें, अगर हम सिंगूर का इंसिडेंट देखें, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जहां पर किसानों की ज़मीनें एक्वायर करी गई और उनकी वो कल्टीवेबल इरिगेटेड लैंड्स थी एंड उनको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। इसके अंदर ये महसूस करा गया कि जो किसान थे या जो गरीब वर्ग है हमारी सोसाइटी का, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, और जिन ज़मीनों में वो पिछले 50 साल से या 60 साल से काम कर रहे थे, उनको सिर्फ एक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन मिलती थी, लेकिन उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड है वो ख़त्म हो जाता था। पैसा आखिरकार आपको अगर कॉम्पनसेशन मिल भी जाती है 5 साल, 10 साल, 15 साल में पैसा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आपकी कोई सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है, आपकी प्रगति नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर जुड़ चुके हैं जौनपुर से, योगेश जी। योगेश जी, स्वागत है आपका। किस तरह की आपको परेशानी है, क्या समस्या है, रखिए अपनी बात। सर, हमारी समस्या यही है कि हमारी मम्मी की प्रॉपर्टी पे मेरी मम्मी एक अपनी चचेरी माता जी की प्रॉपर्टी पाई हुई है जी। योगेश सुन रहे, अपनी बात पूरी रखिए आप। उनके पास रजिस्टर्ड वर्सियत है सर, और हम लोग अच्छे 6 साल से कुछ भी नहीं हुआ जी। हाँ सर, आप टीवी की आवाज ना सुनिए, आप अपनी बात पूरी करिए।
हाँ सर, तो ऐसा हुआ कि कुछ खानदान के लोग सर, कुछ हमारी मम्मी की जो जमीन में रोड जा रहा है, कुछ पैसा मिल रहा था और कुछ खानदान के लोग सर परेशान करने के लिए मुकदमा कर दिए हैं और हम लोग हाई कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, आर्डर भी पाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई अधिवक्ता साथ नहीं दे रहा है सर। हमारे मम्मी पापा सब परेशान है, हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही और सीआरओ के यहाँ मुकदमा चल रहा है, सीआरओ भी बैठ नहीं रहे हैं सर। तारीख पे तारीख हम लोग परेशान है सर। क्षितिज सर, इसमें ये क्या कर सकते हैं योगेश जी? देखिए, सबसे पहले जो योगेश जी ने कहा, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है क्योंकि लिटिगेशन हमारे कंट्री में समय लग जाता है जी, लेकिन जो भी कानून की प्रोविजन है कोर्ट उसको देखेगा और जब सुनवाई होगी तो फैसला आएगा। अगर ये फैसले से खुश नहीं है, हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। पर जहाँ तक कि इनका सवाल है कि तारीखें पड़ रही हैं और इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इनको लगता है कि इनकी बात ठीक तरीके से नहीं रखी जा रही तो ये अपने काउंसिल को चेंज करने का सोच सकते हैं। ये अपने एरिया की जो लीगल एड अथॉरिटी है उसके पास जा सकते हैं। ये चीज़ें करी जा सकती हैं, लेकिन जो कोर्ट का समय लगेगा वो लगेगा क्योंकि फैसला कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही दे सकती है। शुक्रिया आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और हम चाहेंगे कि आप जो अपना पत्र जो नीचे दिए गए जो एड्रेस है उस पर भेज सकते हैं ताकि हम और तफसील से आपको इस पर जानकारी दे सकें। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी हैं पटियाला से, नीतू जी। नीतू जी, स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानी है आपको? नीतू जी, अपनी बात रखिए। सर, मेरी परेशानी, मेरे पापा गुम हो गए सर। 24 तारीख 10वें महीने 2016 मेरे फादर गुम हुए थे सर। हमने FIR दर्ज कराई थी सर। पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अभी तक इतने दिन हो गए मेरे फादर गुमने सर, कोई सुनवाई नहीं। SSP के पास भी हमने अपने निवेदन पत्र लिख के दिया था उनको, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी, ना ही कोई जवाब वहाँ सर आया। हम सर बहुत परेशान। मेरे घर 3 सर अपाहिज हैं, पापा पेंशन सर, हमारे घर का खर्चा चलता था पर सर वो भी बंद हो गया। हमारे पास कोई खाता खूता नहीं है सर। हमारी हालत बहुत खराब है। हम सोच रहे मेरे पापा मुझे मिल जाए सर, पर मिल नहीं रहे सर। हम बहुत परेशान हैं। नीतू जी, हौसला रखिए। मामला जो मेन मामला है वो किस चीज का है? जी, मेरे पापा गुम हो गए जी। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो घर से चले गए, कहे चंडीगढ़ जाएंगे। हमसे मना भी किए, जब देखे हम सब नहीं इधर ध्यान दे रहे, चले गए घर से सर। अभी तक वापिस नहीं आए। सब हमने थाने में 27 तारीख 10वें महीने 2016 में हमने FIR दर्ज कराई सर। पर सर उसका कोई अभी जवाब नहीं है। FIR जो पर्चा देते सर, जो TV न्यूज पे दिखाने के लिए कि गुमशुदा बंदे को, भी सर उन्हें दे नहीं रहे जल्दी। मेरे भाई जब रोने लगा उनके सामने, पुलिस वाले के सामने, तब उन्हें 2 बजे वादा करके 5 बजे मेरे भाई दिए। मेरे भाई रोने लगा तब। ठीक है सर, इस तरह करते हैं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। नहीं नीतू जी, हौसला रखिए, मदद बिल्कुल आपकी की जाएगी। यहाँ पर 27/10/2016 से इनके फादर हैं, वो कहीं गुमशुदा हैं, लेकिन पुलिस सही से हेल्प नहीं कर पा रही है इसमें। तो इसमें क्या कुछ किया जा सकता है सर? लीगली आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक सेक्शन है 156(3) जिसके अंदर आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन दी मैटर। कोर्ट के अंदर आप जो चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमियां हैं, वो आप लिखित में देंगे कोर्ट को, सुनवाई होगी एंड कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पर पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शंस दे संबंधित थाने में। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि अपने जो स्टेट का हाई कोर्ट है वहाँ पर आप एक रिट डालें हेबियस कॉर्पस की फॉर डायरेक्शंस टू दी पुलिस टू प्रोड्यूस दी पर्सन। उसके अंदर भी आप इफेक्ट सेम होता है, कोर्ट डायरेक्शन देती है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। पर ये 2 चीज़ें आप लीगली कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप अपने करीबी लीगल एड अथॉरिटी के पास जाइए और वहाँ पर आपको मुफ्त में कानूनी सलाह भी मिलेगी। नीतू जी, तो सबसे पहले तो आपको हौसला रखना होगा और उसके बाद आपको जो यहाँ पर क्षितिज शारदा जी ने बताया है वो आप काम करें। निश्चित तौर पर आपकी यहाँ पर मदद की जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि भूमि अधिग्रहण संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान और अगर उनको जमीन से जुड़े किसी मामलों में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ बरेली से एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। राजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपनी बात रखिए। चलिए, लगता है राजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। सर, एक चीज़ यहाँ पर जब बात लैंड एक्विजिशन लॉ की चली रही है और हमने ये भी जाना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ इसमें किया जा सकता है, आमतौर पर किस तरह के केस निकल के सामने आते हैं और जो यहाँ पर पीड़ित रहते हैं वो कैसे अपनी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं?
देखिए, जब हम लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो नए एक्ट के अंदर अभी जो हमें देखने को मिल रहा है जी, सबसे ज़्यादा केसेस वो आ रहे हैं जहां पर लैंड एक्वायर तो हो गई, नोटिफिकेशन तो आ गई, लेकिन या तो गवर्नमेंट ने पोजेशन नहीं ली या फिर जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें एक्वायर हुई है उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। नए एक्ट के अंदर अगर 5 साल से पहले कोई भी एक्विजिशन हुई थी एंड विद इन दैट टाइम पीरियड जो 5 साल का है ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, लेकिन या तो सरकार ने वो पोजेशन नहीं ली है या फिर इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली है, तो एक्विजिशन लैप्स हो जाती है। एंड काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहां पर लोग कोर्टों को अप्रोच कर रहे हैं कि हमें नए एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन दी जाए। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो आजकल सामने आ रहा है नए एक्ट में, ठीक है। यहाँ पर प्रायर एक्विजिशन। हाँ, किसान और सरकार के बीच में यहाँ पर कई तरह के दिक्कतें भी निकलकर सामने आ सकती होंगी। सरकार अपनी जमीन यहाँ पर अधिग्रहित करती है, लेकिन किसान के सामने कुछ मापदंड यहाँ पर तय किए गए हैं कि हाँ, किसानों को जो किसानों की जमीन अगर ली जा रही है तो किसानों को यहाँ पर वो सारी चीज सुविधाएं भी दी जाए, या फिर किसी की भी अगर जमीन ली जाती है तो उसको वो सुविधाएं भी यहाँ पर दी जाए। देखिए, एक्ट के अंदर तो प्रोविजंस हैं। हाँ, एक्ट कहता है कि एक्विजिशन से पहले एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। एक्ट ये भी कहता है दैट रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट शुड बी गिवन प्राइमेसी। जी, तो जिनको भी आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उनके लाइवलीहुड के सोर्स से, उनको आप रिहेबिलिटेट एंड रीसेटल भी करिए। अब इसके 2 या 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स होता है फिजिकल पर्सपेक्टिव कि आपको एक जगह से ज़मीन से अगर हटाया जा रहा है दूसरी जगह ज़मीन मिल गई, पर मुश्किल तब आती है जब एक कोई आदमी या एक फैमिली पिछले 50-60 साल से उसी जगह में रह रहा है, तो उसको एक सोशल लॉस भी होता है जब इन चीज़ों को हटाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि कोई भी अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को ठीक है, इस बारे में हम और लगातार सोचना चर्चा करते रहेंगे सर। हमारे साथ इस वक्त प्रमोद अगले दर्शक जुड़ चुके हैं वाराणसी से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपको? चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, कैसे जमीनें सरकार यहां पर अधिग्रहित करती हैं और उसके बाद कैसे क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जयदेव। जयदेव, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपको जयदेव जी? चल रहा है जमीन का बंटवारा कोर्ट से 15 करोड़ 59 ईस्वी मिल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया कोर्ट से। जयदेव जी, एक बार फिर से आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा जमीन का बंटवारा का पटिशन सूट का केस चल रहा है। अच्छा। 2008 में से चल रहा है, अभी तक डिसीजन नहीं आया फैसला सर। फैसला नहीं आया? 2008 से केस चल रहा है इनका जमीन का और अभी तक फैसला नहीं आया। इसमें क्या कुछ, इसमें तो शायद इंतजार ही किया जा सकता है, बाकी आप बताएंगे सर। देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक कि कोर्ट के फैसले का सवाल है, कोर्ट दोनों साइड्स को सुनने के बाद ही अपना फैसला दे सकती है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर समय लग जाता है, लेकिन आपको उससे बियर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में कि हमारे केस में हियरिंग को एक्सपीडाइट करा जाए। ये आप एक कोशिश कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, ज्यादातर मामले जो सामने अभी तक जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें देखा गया है कि केस पेंडिंग है, काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। अगर कोई परेशान है, कोई पीड़ित है जमीन का, उसका काफी लंबे समय से केस चला आ रहा है कोर्ट में, क्या इसमें कोई ऐसी प्रोसेस रहती है कि हाँ, आपके केस जल्दी सुने जाएं और उसका फैसला जल्द निकलकर सामने आए? क्योंकि तारीखें जब आती हैं तो उसके बाद लोगों को परेशानी यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, जो डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस है, ये तो जो इशू है सुप्रीम कोर्ट भी इसको टेकअप करता है एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे भी इस चीज़ को देखा जा रहा है। एंड ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है कि जैसे सीनियर सिटीजन्स है या कोई पिछड़ा वर्ग है समाज का, उनके केसेस को एक्सपीडाइट करा जाए। तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर सीनियर सिटीजन है या कोई इस तरीके का वर्ग है सोसाइटी का कि जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके केसेस में छोटी डेट्स मिलती हैं एंड कोर्ट्स कोशिश करते हैं कि उनका केस एक्सपीडाइटेड बेसिस पे कर दिया जाए। पर हमारे कंट्री के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली केसेस भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होंगे। सो इस चीज़ पे अभी गवर्नमेंट और कोर्ट्स के अंदर विचार हो रहा है, पर धीरे धीरे ही होगा, तब तक लोगों को इससे बियर करना। बिल्कुल, न्याय जरूर मिल रहा है। और हम एक बार फिर अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अभी जो 3 कॉलर्स थे, सबने उनको कुछ प्रॉब्लम थी, इशू था डिले के लिए। तो इधर मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, दैट व्हील्स ऑफ जस्टिस मे ग्राइंड स्लोली बट दे डेफिनेटली ग्राइंड। चलिए, तो न्याय मिलता है। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त रंजीत सिंह बिहार से जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका, क्या परेशानी आपको आ रही है? सर,
जैसे हमारे घर के बगल सॉरी ये जो नहर है उसी के किनारे में मेरा जमीन था। अच्छा। और उस पे एक मतलब वृक्ष था, जो वृक्ष को मतलब सूख जाने के बाद हमने बेच दिया दूसरे मतलब ग्राहक से। तो वो जब वो काटने के लिए आए तो यहाँ से पुलिस गया और उसको मतलब जब्त कर लिया। अच्छा। तो हमारा राय ये लेना है कि जैसे हम उस पेड़ को लगाए, उस पेड़ को लगाए शुरू से लेकर अभी तक उसको मतलब अंतिम तक उसका देख रेख किए और पेड़ सूख जाने के बाद उसका मेरा उस पे से मेरा हक खत्म हो गया। यहाँ से प्रशासन उसको उठा के ले गया। तो क्या इससे कुछ मतलब है कि मतलब ठीक हो सके? क्योंकि हम वृक्ष पेड़ के सामने, अगर रोड के सामने हम कोई वृक्ष लगाते हैं या सरकार लगाता है तो उससे हमको हमारा खेत को भी नुकसान होता है कि खेत में छां आता है और छां आने के कारण मतलब हमारा वो जो फसल है वो कम होता है और बर्बाद होता है। तो एक तो हमारा फसल बर्बाद हो रहा है, एक सरकार गवर्नमेंट वृक्ष लगा रहा है रोड के किनारे। अच्छा। तो उससे हम वृक्ष लगा के उसको देख रेख कर रहे हैं, उसको किए हम। तो उससे से मेरा हक कैसे खत्म हो गया कि हम इसको बेच भी नहीं सकते सूखने के बाद भी। ये एक बड़ी समस्या है और मेरे ख्याल से शायद सरकार से ही इनकी ऐसी शिकायत है कि वृक्ष यहाँ पर लगाई जा रही है, इनकी फसल बर्बाद हो रही है और उसको ये बेच भी नहीं सकते। ये सारी दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। क्वेश्चन एक बार अपना रिपीट कर दे, मैं सुन नहीं चलिए पाया। मैं ये चाहता हूँ एक शॉर्ट में एक बार फिर से रंजीत जी अपना सवाल यहाँ पर रख दीजिए। रंजीत जी शॉर्ट में एक बार फिर से अपना सवाल रखिए। सर मेरा सवाल है कि जैसे ये जितना भी मतलब मेरा एक सीधा सिद्धांत है सर कि जो सरकार चाहता है कि वृक्ष लगे, जितना ज्यादा हो सके लगे, पर्यावरण के लिए मतलब अच्छा है। मेरा भी मानना है कि पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब सरकार हमको अगर सपोर्ट करे कि हाँ ये वृक्ष आपके रोड के किनारे आपका जमीन है और ये आप रोपे हैं, मतलब हम लगा रहे हैं रोड के किनारे, हम वृक्ष लगा रहे हैं, तो इससे मेरा हक हो। यही सीधा मेरा प्रश्न है और सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा करे कि मतलब ये रोड के बगल में तो मेरा वृक्ष है, मतलब हम लगा रहे हैं तो उसमें मेरा हक हो, ताकि हर किसान रोड के बगल में वृक्ष लगाए। इनका ये कहना है कि सड़कों के बगल में जो वृक्ष जो पेड़ जो यहाँ लगाए जा रहे हैं तो वो उन पर इनका हक हो, इनकी जो जमीन पर जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उन पर इनका हक हो, ये कहना चाह रहे हैं सीधा सीधा। देखिए एक बहुत आप बात समझ लें कि जो ज़मीन आपकी नहीं है और जो सरकारी ज़मीन है वो पूरे देश की है, उस पे आप कुछ भी करें, आप चाहे वृक्ष लगाएं चाहे आप कुछ और बनाएं, उस पे आपका सरकार हक की नहीं तरफ से हो लगाए सकता। जा रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए सड़क के पास, लेकिन इनका हक नहीं हो सकता। अच्छा तो आपका हक यहाँ पर और नहीं। अगर ये इनको इसमें भी कुछ आपत्ति है ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि इसके ऊपर किसी का निजी हक नहीं हो सकता। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीत जी। अपनी बातें यहाँ पर आपने रखी, आपने अपना सवाल पूछा और यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं जो लैंड एक्विजिशन लॉ के बारे में और बीच में कई जैसे कि आज चर्चा की जा रही है कि जब भी कहीं भूमि अधिग्रहण की जाती है तो कुछ ना कुछ शर्तें रहती हैं, कुछ मापदंड यहाँ पर तय किए जाते हैं। क्या जो प्रोजेक्ट जो भूमि अधिग्रहित की जाती है उस पर जो प्रोजेक्ट लाया जाता है उसके कुछ बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं और उसके लिए मापदंड क्या, प्रोटोकॉल क्या कुछ यहाँ पर रखा गया है? बिल्कुल, देखिए 2013 से पहले जैसे मैंने कहा सिचुएशन डिफरेंट थी, पर जब हमारा ये नया 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है तो इसके अंदर जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बननी होती है उसके अंदर कंपलसरी है, ये अनिवार्य है कि जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है वो इस चीज़ को देखे कि जो पब्लिक पर्पस के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है और उसके जो सोशल बेनिफिट्स होंगे उसको कंपेयर करा जाता है टू दी एग्नी ऑफ दी पीपल। अच्छा। जो सोशल लॉसेज होंगे जिनकी ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं और उसके बेसिस पे रिपोर्ट आती है, तो ये कंसिडरेशन रखी जाती है। बिल्कुल। एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रायबरेली से सुकेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुकेंद्र पाल जी क्या सवाल है आपका, क्या परेशानी है, रखिए अपनी बात। सर हम ये जानना चाहते हैं सर कि सन 11 में हमारी नियुक्ति मृतक आसिफ से हुई सर। क्या 2011 में सर? जी कहिए। हाँ मृतक सन 2011 में सर मृतक आसिफ में नियुक्ति हुई थी। उसके बाद हमने शिक्षक पद पे सर, तो उसके बाद हम 14 महीने नौकरी किए थे। उसके बाद में बर्खास्त कर दिए कि ये लोग पीजी नहीं किए हुए हैं। उसके बाद हमने कोर्ट में सर केस दायर किया है लेकिन अभी तक इसका फैसला कोई सर आया नहीं है। कहाँ पर नियुक्ति हुई थी आपकी? ये रायबरेली में नियुक्ति हुई थी हमारी। रायबरेली में किस डिपार्टमेंट? यही लोकल
शिक्षा विभाग में सर। शिक्षा विभाग में, ठीक में। है। तो सर इन्होंने टीटी का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया था। अच्छा। उसके बाद हम लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है सर। तो अभी उसमें कुछ एमसीसी के कुछ आदेश वगैरह हमने जानकारी हमें हुई, तो उसमें कोर्ट ने कहा ये चीज, जो आदेश हुआ था वहाँ ऊपर से, उसमें ये दिया हुआ था सर कि जब इनको मतलब किस्तों पे इन्होंने रोक लगाई थी तो इनका आदेश बाद में आया था, सरकार का आदेश बाद में आया था। तो उस पे अभी कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है। तो क्या सर इस पे कुछ होगा कि मिला के ऐसे चलता रहेगा? इनका मामला है 2011 में इनकी नियुक्ति हुई थी, 14 महीने बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है, लेकिन आदेश की भी कुछ ये बात कर रहे हैं कि आदेश बाद में आया था। तो ये मामला चलता रहेगा ऐसे ही, या फिर इनके कुछ इसका रिजल्ट भी निकलेगा? देखिए, कोर्ट में अगर आपका मामला चल रहा है तो रिजल्ट 100% निकलेगा। अब रिजल्ट आपके फेवर में निकलता है या आपके अगेंस्ट निकलता है, वो एक बात की बात है। पर जब मैटर सब जुडिस होता है, अगर आप मैटर को चलाइए एंड कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। तो इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कुछ अगर कोई नई चीज़ आई है या आप कुछ नई चीज़ रखना चाहते हैं, तो आप कोर्ट को हमेशा एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देवेंद्र प्रसाद हमारे साथ जौनपुर से एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी है आपको? हाँ सर। कहिए। देवेंद्र जी, टीवी की आवाज कम कीजिए और सीधा सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ सर, ऐसा है ना। हेलो, सुनाई दे रहा सर? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, ऐसा है, मेरा खेत लिखा है, मैंने लिखवाया था 2003 में। अच्छा। हाँ, तो वो जो आदमी लिखा है वो जिंदा है। हाँ। और वो कानूनी उनका चाचा का लड़का है, वो हमारे ऊपर केस कर रखा है। बोला हम जबरदस्ती कर रहा है, बोला हमारी जमीन है। अच्छा। और ये इसको वो जोत बो रहा है। और खेत फर्जी लगा रखा है उसमें, जो पहले पुराने करते हैं ना। हाँ। अच्छा, खेत आपका है? नहीं, खेती तो श्रीवास्तव जी, उनका हमने लिखाया था। अच्छा, आपने लिखा लिया, ठीक है। हाँ। तरमीम नहीं होने दे रहा है उसको। उसमें जो पुराना फर्जी लगा के मुकदमा कर रखा है, तरमीम नहीं होने दे रहा है। तो चाचा का लड़का है। ये जमीन की धोखाधड़ी से जुड़ा मामला मेरे ख्याल से शायद निकल के सामने आ रहा है। जमीन इन्होंने लिखा ली थी, लेकिन कोई और उसको यूज कर रहा है, कोई और उसको खेत को जोत रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर की जा रही है। देखिए, अगर जो आपने अभी सवाल अपना करा है, इसके अंदर आप इमीडिएटली अपने लोकल वहाँ पर किसी एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करिए और इमीडिएटली कोर्ट में एक इंजंक्शन का केस डालें, जिसके अंदर एक तो जो आदमी आपकी ज़मीन फ्रॉडुलेंटली यूज़ कर रहा है उसको इंजंक्ट करा जाएगा, रोका जाएगा उस ज़मीन को यूज़ करने के लिए। और दूसरा, आप पोजेशन मांगेंगे उसकी, अगर आपकी पोजेशन से बाहर चली गई है तो आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप किसी एडवोकेट को वहाँ पर अप्रोच करके फटाफट मुकदमा दाखिल करिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया आपका, हमारे साथ आपने हमें कॉल किया, अपनी बात यहाँ पर रखी। और क्षितिज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर जुड़े और आपने कई लोगों की समस्याओं का यहाँ पर समाधान किया। तो फिलहाल अभी के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपसे ही जुड़ा एक और मुद्दा लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।